इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश ऐसे इन CSS। सबसे पहली बात है कि इंग्लिश ऐसे है क्या। इंग्लिश ऐसे आपका CSS में वो पेपर है जिसने आपको CSS में लार्जली पास करवाना है या फिर फेल करवाना है। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि इंग्लिश का ऐसे आपका पहला पेपर है और पहले पेपर में अगर हम पिछले सालों का रिजल्ट्स उठा के देखते हैं तो हम देखते हैं कि 90% से ज़्यादा लोग इंग्लिश ऐसे में फेल हो जाते हैं। और ये सिर्फ इस साल की बात नहीं है, हम पिछले 2, 3, 4, 5 सालों के ट्रेंड देखें तो लार्जली इंग्लिश ऐसे का ही वो पेपर है जिसने आपको पास करवाना होता है या फेल करवाना होता है, और ये होता भी आपका पहला पेपर है। तो अगर आपका ये पहला पेपर आपका अच्छा हो जाए तो आपके बाकी के जो नेक्स्ट पेपर्स हैं उन पर बहुत एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जाता है, और अगर आपका ये पेपर ही बुरा हो जाए तो फिर आपको बाकी पेपर्स ऑब्वियसली वीक हो जाते हैं, क्योंकि आप इतने इंटरेस्टेड नहीं होते, आपको लगता है कि आप इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, तो इसलिए बाकी पेपर्स की भी आप उस तरह से एफर्ट पुट नहीं करते, उस तरह से कोशिश नहीं करते। तो आज हम बात करेंगे कि इंग्लिश ऐसे में लोग फेल क्यों हो जाते हैं, और अगर आपने पास करना है तो कैसे पास करना है। तो हमारा पहला लेक्चर इसी पे है कि इंग्लिश ऐसे क्यों जरूरी है। सबसे पहली बात तो हमने ये की कि इंग्लिश ऐसे में लोग 90 से ज्यादा % लोग फेल क्यों हो जाते हैं। 90% से ज्यादा लोग इसीलिए फेल होते हैं क्योंकि इंग्लिश ऐसे का जो पेपर है इसमें क्वेश्चन सिर्फ एक होता है। 10 टॉपिक्स दिए जाते हैं और आपने उनमें से एक टॉपिक अटेम्प्ट करना होता है। 10 टॉपिक्स में से जब आपने एक टॉपिक सिर्फ अटेम्प्ट करना है तो स्टेक्स बहुत हाई हो जाते हैं, गलती की गुंजाइश मिनिमम हो जाती है। अगर आपका वो क्वेश्चन ठीक है तो आप पेपर पास कर जाएंगे, और अगर वो एग्जामिनर को पसंद नहीं आया या किसी फॉर अदर रीजन वो आपको गलत हो गया क्वेश्चन, तो आप वो पूरा पेपर फेल कर जाते हैं। और CSS में अगर आपका एक पेपर भी फेल है तो बाकी में बेशक आपका टॉप हो, आप ऑब्वियसली CSS क्वालिफाई नहीं कर सकते। तो हमने सबसे पहले यही बात करनी है कि लोग फेल क्यों हो जाते हैं। लोग इसीलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि लोग 3 काम नहीं करते। कौन से 3 काम नहीं करते मैं बताता हूं। पहला काम वो नहीं करते कि वो सिर्फ इंग्लिश ऐसे का ऐसा पेपर है कि जिसकी वो तैयारी नहीं करते, इंग्लिश ऐसे को पढ़ते ही नहीं है, वो 11th आवर पे छोड़ देते हैं कि इस पेपर की हम बाद में प्रैक्टिस करेंगे, अखबार पढ़ते रहेंगे, करंट अफेयर्स की तैयारी करते रहेंगे, CSS में पाकिस्तान अफेयर्स की तैयारी करेंगे, लेक्चर्स देते रहेंगे, और इंग्लिश ऐसे की अलग से तैयारी नहीं करेंगे। हालांकि सबको पता होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट पेपर भी यही है, इसी ने फेल करना है, इसी ने पास करवाना है, लेकिन फिर भी वो इस ऐसे के पेपर को छोड़ के बाकी सब पेपर की ज्यादा मेहनत करते हैं, उनकी प्रैक्टिस ज्यादा करते हैं, उनके लिए ज्यादा पढ़ते हैं और इसको छोड़ देते हैं। प्रैक्टिस की मैंने बात की तो दूसरा पॉइंट मेरा यही है कि इसकी वो प्रैक्टिस नहीं करते। एक तो आपने सबसे पहले ऐसे को स्टडी करना है, आपने देखना है कि इसके लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं, और दूसरी चीज क्या है, जब आपने वो जरूरियात जान ली हैं तो आपने उनकी फिर प्रैक्टिस करनी है। जब तक आप लिखेंगे नहीं आपको आएगा नहीं। ये स्विमिंग की तरह है कि अगर आप स्विमिंग करने गए हैं और आपको मैं बताता रहूं कि स्विमिंग करें स्विमिंग करें स्विमिंग करें, तो आपको उससे स्विमिंग नहीं आ जाएगी। आपको उसके लिए अंदर जाना पड़ेगा पानी के, और फिर जाके आपको हाथ पांव मारने पड़ेंगे और गलतियों के बाद सीखेंगे। तो इसी तरह इसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, और सिर्फ प्रैक्टिस नहीं करनी, आपको इवैल्यूएशन की भी जरूरत है कि जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं क्या वो ठीक प्रैक्टिस हो रही है या फिर आप गलत प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता कि आपको स्विमिंग खुद ही से आ जाए, आपको कोई बताएगा कि आपने हाथ ऐसे मारना है, ऐसे करना है, फिर आप बेहतर सीख सकते हैं, इजीली सीख सकते हैं, आपको अपनी गलतियों का पता चलता है, आपको कंपैरिजन का एक क्राइटेरिया मिलता है। इसी तरह आपको मैं आपका टीचर मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों ने इंग्लिश ऐसे के पेपर को किस तरह से लेके चलना है, आपने इसमें क्या क्या चीजें करनी है और क्या क्या चीजें नहीं करनी। तो इंग्लिश ऐसे के पेपर में हमने क्या क्या चीजें करनी है। अगर हम FPSC की वेबसाइट, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर जाएं और इंग्लिश ऐसे का सिलेबस देखें तो उन्होंने 3 से 4 चीजें मेंशन की हैं। उन्होंने इंग्लिश ऐसे के पेपर में बाकी सब्जेक्ट्स की तरह बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस नहीं दिया कि आपने ये किताबें पढ़नी है, ये करना है। उन्होंने सिर्फ 3-4 बातें की हैं, उसमें सिर्फ 3-4 बुलेट्स में बातें की हैं। देव टोल्ड कि आपने उसमें आपका ऐसे कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, रिसर्च बेस्ड होना चाहिए, आपकी आर्टिकुलेशन ठीक होनी चाहिए, आपका एक्सप्रेशन ठीक होना चाहिए, और आपकी इंग्लिश की टेक्निकल ट्रीटमेंट बहुत अच्छी होनी चाहिए। इन बातों का क्या मतलब है? अगर इन बातों का मतलब मैं आप लोगों को सिंपल लफ्जों में ब्रेक डाउन करूं तो वो 3 चीजें बनती हैं। वो 3 चीजें क्या बनती हैं? सबसे पहली चीज है उसमें बेसिक इंग्लिश। आपकी जो बेसिक इंग्लिश है उसमें गलती की गुंजाइश नहीं है। बेसिक इंग्लिश का क्या मतलब है? बेसिक इंग्लिश का मतलब यही है कि आपका ग्रामर ठीक होना चाहिए, आपके स्पेलिंग्स ठीक होने चाहिए,
आपके आर्टिकल्स ठीक होने चाहिए, आपको डायरेक्ट एंड डायरेक्ट का पता होना चाहिए, आपको एक्टिव पैसिव का पता होना चाहिए, आपको कैपिटल वर्ड, स्मॉल वर्ड्स, पंक्चुएशन, सब चीजें बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। क्योंकि ये चीजें इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आपका मुकाबला ऐसे लोगों से है जिन्होंने 3-3, 4-4 साल सिर्फ इसी एग्जाम की तैयारी की हुई है और आपको नहीं पता कि उनकी अंग्रेजी कितनी अच्छी है। तो अगर आप अपनी बेसिक इंग्लिश में मिस्टेक्स करेंगे तो आपका पेपर बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो निगलेक्ट कर देगा एग्जामिनर, उसको पढ़ेगा नहीं। तो आपने सबसे पहला काम ये करना है कि बेसिक इंग्लिश पे गौर फिक्र करना है, अपनी इवेल्युएट करनी है बेसिक इंग्लिश कि आप कहां पे स्टैंड करते हैं। दूसरी चीज क्या जरूरी है इसके लिए? दूसरी चीज जरूरी है कंटेंट, जिसको एफपीएससी ने कहा है कि रिसर्च बेस्ड होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, आपके पास नॉलेज होना चाहिए। आपके पास कंटेंट कहां से आता है? कंटेंट आपके पास आता है अखबारों से, मैगजीन से, डॉक्यूमेंट्रीज से, आप टॉक शोज देखते हैं। फिर आप सीएसएस की जब तैयारी स्टार्ट करते हैं तो आपको शुरू से ही जितनी भी किताब पढ़े हैं और जिंदगी में भी आपने जितनी किताबें पढ़ी हैं, आपका जितना एक्सपीरियंस है, एक्सपोजर है, वो सब आप यहां पे यूज कर सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि आप समझते हैं कि ये शायद यहां पे यूज नहीं हो सकती, हर चीज यहां पे यूज हो सकती है। तो कंटेंट बेसिकली वो सब चीजें हैं जो आपने जिंदगी में अब तक पढ़ी हैं या फिर इस तैयारी को यहां से इससे आगे जो भी पढ़ेंगे वो सब कंटेंट है आपका। इसकी क्वालिटी बहुत मैटर करती है। अगर आपका कंटेंट अच्छा नहीं होगा तो आपका ऐसे बहुत वीक हो जाएगा, आप लॉजिकली प्रूव नहीं कर सकेंगे अपनी बात को। लॉजिकली प्रूव करने का नाम ही ऐसे है, ऐसे की डेफिनेशन ही ये है कि आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को विद योर एविडेंस आप अपनी बात को प्रूव कर दें। इसीलिए कंटेंट की बहुत ज्यादा अहमियत है। और जो तीसरी चीज है वो चीज है स्ट्रक्चर, जिसको एफपीएससी ने टेक्निकल ट्रीटमेंट का नाम दिया है। स्ट्रक्चर क्या है? आपको यह पता होना चाहिए कि आप लिख रहे हैं तो किस तरह लिख रहे हैं, आप आर्गुमेंट लिख रहे पेश कर रहे हैं उसमें क्या उसमें कोहेरेंस है, क्या वो एक वेग बॉडी की तरह तो नहीं है, उसके अंदर एक प्रॉपर सीक्वेंस होना चाहिए, आइडियाज का फ्लो करना चाहिए, उसमें कोई इस तरह की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए कि एक बात आपने यहां पे लिख दिया और उस बात का आधा हिस्सा आपने किसी अगले पेज पे लिख दिया है। आपकी थॉट्स एक सीक्वेंस में फ्लो करनी चाहिए। उसका फिर एक स्ट्रक्चर जो बेहतर स्ट्रक्चर समझाया जाता है वो मैं आप लोगों को सबको मैं अगले नेक्स्ट लेक्चर्स में बताऊंगा। उसके लिए जो ज्यादा जरूरी चीजें हैं उसमें यही है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आउटलाइन क्या होती है, थीसिस स्टेटमेंट क्या होती है, आपका इंट्रोडक्शन क्या होता है, कितना अहम है इंट्रोडक्शन आपका, इंट्रोडक्शन में थीसिस स्टेटमेंट कहां पे आएगी, आपकी बॉडी क्या होती है ऐसे की, और बॉडी डेवलप कैसे करनी है, आपकी पैराग्राफ की ट्रांजिशन कैसे होगी, और आपकी फिर इवेंचुअली कंक्लूजन कैसे आएगा। तो ये सब वो स्ट्रक्चर है जिसको एफपीएससी आजकल पसंद किया जाता है, और एक लार्जली तरीका जो वेल रिकग्नाइज तरीके जो एफपीएससी पसंद करती है वो मैं आपको सिखाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर्स में। तो आपसे एग्जामिनर एक्सपेक्ट क्या कर रहा होता है कि वो आपको पास कर दे, उसने क्या उम्मीद लगाई होती है कि जब मैंने ये पेपर खोला है तो मुझे इसके अंदर क्या मिलेगा, अब क्या मिलेगा कि मैं इसको पास कर दूं, क्या नहीं मिलेगा तो मैं इसे फेल कर दूंगा। 40 और 39 की सिर्फ गेम है, तो 40 उसने कब देने और 39 उसने कब देने हैं। 40 उसने तब देने हैं कि जब आपको मैंने ये तीन चीजें जो बताई हैं, जिसमें आपकी बेसिक इंग्लिश, आपका कंटेंट और आपका स्ट्रक्चर, ये सब चीजें बैलेंस्ड होंगी। अगर इनमें से एक भी चीज आपकी वीक है तो आपके पास करने के चांसेस मिनिमम हो जाएंगे। वो क्यों मिनिमम हो जाएंगे? अक्सर हम देखते हैं कि लोगों की अंग्रेजी बहुत अच्छी होती है, अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, फॉरेन ग्रेजुएट्स हैं, इतनी जबरदस्त अंग्रेजी है, कहीं लिखते भी होंगे, लेकिन एफपीएससी को जो तरीका पसंद है, जो वो रिकमेंड करती है, जो वो चाहती है कि इस तरह का हमें ऐसे मिलना चाहिए, वो स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस नहीं करते लोग, और इवेंचुअली जब वो प्रैक्टिस नहीं करते तो वो फेल हो जाते हैं। फिर हम इस तरह भी देखते हैं कुछ लोगों के पास कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, इतना जबरदस्त कंटेंट होता है, इतनी किताबें पढ़ी होती हैं उन्होंने, हम कहते हैं यार क्या जबरदस्त आर्ग्यूमेंट है इसका, लेकिन फिर भी वो पास नहीं कर पाते। वो क्यों नहीं पास कर पाते? क्योंकि वो भी अपने स्ट्रक्चर पे काम नहीं करते। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो सिर्फ स्ट्रक्चर पे काम करते हैं और उनको ये पता होता है कि आउटलाइन क्या होती है, थीसिस क्या होता है, लेकिन उनको अपनी बात प्रूव ही नहीं करनी आती, वो आर्ग्यूमेंट को बैक नहीं कर सकते एविडेंस के साथ। तो हमने इन सब चीजों के अंदर बहुत ज्यादा अच्छा बैलेंस रखना है, और इनमें से एक भी चीज की हमने कमी नहीं होने देनी। तो मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने तीनों चीजों का बैलेंस कैसे क्रिएट करना है, और आपने एक अच्छा स्ट्रक्चर जो एफपीएससी को चाहिए उसका आपने कैसे आपने उस पर पूरा उतरना है। उसके बाद हम अगली बात करें तो लोग अक्सर होते हैं, हम जाते हैं किसी के पास तो हमें बताते हैं कि आप ये मेन टॉपिक्स हैं, आप इनकी प्रैक्टिस कर लें।
तो इनको याद कर लें, ये आपको मैं ऐसे लिख के देता हूँ और क्या वो आप ये ऐसे याद करेंगे तो आप पास हो जाएंगे। ये एक बड़ी एक गलत सी अप्रोच है और इसको बिल्कुल भी एडमायर नहीं करना चाहिए। बेहतर, क्योंकि आपको इस बात में बड़ा एक क्लियर लाइन इसमें लगानी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि टॉपिक क्या चीज है और क्वेश्चन क्या चीज है। टॉपिक ये भी हो सकता है कश्मीर इशू इज अ टॉपिक। अब अगर 2015 से पहले के आप एक पेपर उठा के देखें तो उसमें से हो सकता था कि कश्मीर इशू पे डायरेक्ट ही कोई क्वेश्चन आ जाए, तो उसमें जो आपने चीज याद की हुई थी तो वो आप दोबारा लिख सकते हैं। आप कोई याद करके लें और आपका तुक्का चल गया तो आप वो याद की हुई चीज वहां पे कॉपी पेस्ट कर दें तो क्या पता कामयाब हो जाए। लेकिन कश्मीर इशू इज अ टॉपिक, और 2016 के बाद सिलेबस चेंज होने के बाद एनालिटिकल अप्रोच को बड़ा ज्यादा इंकरेज किया जा रहा है। उसके बाद आपको नहीं पता कि इस टॉपिक के अंदर से क्या क्वेश्चन बन सकता है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि इस कश्मीर इशू और न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट इन साउथ एशिया, तो आपको नहीं पता कि क्या क्वेश्चन बन जाएगा। तो आपने बेसिकली टॉपिक और क्वेश्चन के अंदर एक बड़ी क्लियर डिवीजन रखनी है। आपको पता होना चाहिए कि आपने टॉपिक प्रिपेयर किया और उसके अंदर से जब क्वेश्चन बन के आएगा तो आपने अपने टॉपिक से क्या क्या चीजें उठा के उस क्वेश्चन को के अंदर डालनी है, जो कि बेसिकली आपके ऐसे होगा। आपने हर वो चीज नहीं डाल देनी जो आपने याद की है, आपने देखना है कि उसके लिए क्या क्या चीजें ज्यादा जरूरी हैं। तो बेसिकली ये जो वीडियो थी इसके अंदर मैंने आपको ये बता दिया कि ऐसे होता क्या है, लोग ऐसे में फेल क्यों करते हैं, और ऐसे अगर पास करना है तो क्या क्या चीजें ज्यादा जरूरी हैं, और क्या ऐसे याद करने से आपका पास हो जाएगा।